गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग सीखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, हमारा सेशन प्लान क्या है। तो हम पहले सीखेंगे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, फिर 5 लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन के 5 लेवल्स क्या हैं जिससे वो कैरी आउट होता है। उसके बाद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा उसको डिटेल में जो भी ऑर्गन्स है जैसे कि माउथ, esophagus यानी फूड पाइप, stomach, digestive glands, parts of the small intestine, how does small intestine absorb food, large intestine, nutrition in ruminants, and feeding and digestion in amoeba. So let's get started. तो अब आप पूछेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन is basically the intake of food and its proper utilization in the body for proper growth and development of that particular organism. मतलब न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली फूड का आप अंदर लेना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसका प्रॉपर उपयोग, संपूर्ण अच्छी तरीके से उपयोग फॉर व्हाट, आप पूछेंगे क्यों, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो देयर आर 5 लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है इंजेशन। इंजेशन इज बेसिकली द इनटेक ऑफ फूड, दैट मीन्स फूड को अंदर लेना, खाने को अंदर लेना। दैट इज बेसिकली विच कम्स इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। नाउ कम्स डाइजेशन। डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब हमने जो खाना खाया, चबाया, उसके बाद अंदर गया खाना ईसोफेगस से, तो जो खाना हमने अंदर डाला वो ऐसी फॉर्म में, जो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्टेड नहीं है कि उसे सीधा न्यूट्रिशन के को डिराइव करने के लिए ले लिया जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए एक और प्रोसेस ऐड होता है जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। उसमें क्या होता है कि जो खाना हमने खाया उसको च्यू किया, उसको अंदर डाला, उस खाने का और फर्दर प्रोसेसिंग होती है, वो खाना फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। अब जो खाना सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्टेड हो गया, अब उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे खून में, हमारे ब्लड में। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। अब जो खाना हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया है, अब वो स्टेज है जब हम उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। अब मैंने बताया था किस लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, क्या होता है वो, ईजेशन। ईजेशन में क्या होता है कि जो खाना हमने खाया, अब उसको हमने न्यूट्रिशन भी डिराइव कर लिया, अब ऐसी स्टेजेस आ गई। लेकिन अब ऐसा भी कुछ खाना हो जो बच जाता है, जिसमें अब कुछ नहीं बचा, अब वो अनवांटेड सब्सटेंस हो गया, जो हमारी बॉडी को उसको कोई नीड नहीं है, तो उस चीज़ को हम अपनी बॉडी से थ्रोन ऑफ कर देते हैं, उसको हम अपनी बॉडी से हटा देते हैं। तो उससे हमें छुटकारा पाना है, तो दैट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, उसका हमारी बॉडी से बाहर निकालना, अनवांटेड सब्सटेंस का बाहर निकलना, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि 5 लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि न्यूट्रिशन कितने तरीके से, कितने स्टेप्स में प्लेस लेता है। तो अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पहले देखते हैं कि हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या पार्ट्स हैं। पहला है माउथ या फिर बकल कैविटी। हम में से बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि माउथ और बकल कैविटी कहीं अलग अलग चीज़ तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये दोनों जो है वो एक चीज़ है, इनमें कोई अलग बात नहीं है, ये एक दूसरे का ही नाम है। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, और फिर हम पढ़ेंगे लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, और अब हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। जो डाइजेशन, हमारे फूड का डाइजेशन माउथ में शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसकी मदद से, सलाइवा, टीथ और टंग की मदद से ये हमारे माउथ में ही शुरू होता है। नेक्स्ट कम्स सलाइवा।
सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे माउथ के एक पार्ट है और उसी से सलाइवा सिक्रेट होता है। आप पूछोगे सलाइवा क्या होता है? जो आप फूड लेते हो, अंदर खाना खाते हो और खाने को मिक्स कर एक मतलब खाने को आप चबाते हो, उसमें आपको हेल्प करता है सलाइवा। आपको फील होता होगा कुछ लिक्विड लिक्विड सा एक एंजाइम होता है, ये आपके खाने के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे आपको भी मदद होती है च्यू करने में, फूड को खाने में, चबाने में। और साथ-साथ ये जो होता है, इसका काम होता है कि जो आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, जो स्टार्च है, उसको वो सिंपलर सब्सटेंसेस यानी सिंपल शुगर्स में, जैसे कि माल्टोज़ और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। सलाइवा का जो एंजाइम होता है, उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमेलाइज, तो वो ये काम करता है। नेक्स्ट कम्स टंग। अब टंग का काम होता है कि जो हमारा खाना है और जो सलाइवा है, उसको मिक्स करने का काम टंग करता है, हमारा मतलब जीभ। और ये जो एक और काम करता है कि जो हमारा खाना होता है, जो हम चबा लेते हैं, उसको ईसोफेगस में डालने का, उसको पुश करने का, घटकने का काम भी हमारा टंग ही करता है। और एक और बात कि जैसे अगर आप मान लो एप्पल खाते हो, तो एप्पल खाते तो मीठा लगता है, हाँ यार कितना मीठा एप्पल है। और वहीं कहीं करेला खा लो, हाय कितना कड़वा है। तो ये जो हमें पता चलता है ना कि ये मीठा है, ये कड़वा है, ये भी टंग का ही काम होता है। उसके अंदर बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम टेस्ट बड कहते हैं, जिससे हम जो टेस्ट है, जो स्वाद है, उसको डिटेक्ट करते हैं। आगे हमारे टीथ की बारी आती है। अब टीथ ना 4 तरह के होते हैं। पहला होता है इंसिजर। इंसिजर मतलब बाइटिंग और कटिंग फूड के का, और कैनाइन्स फॉर टीयरिंग द फूड, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। और एक और बात, हमारे जो टीथ होते हैं उसका 2 ब्रॉड टाइप्स होते हैं, जो है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। जब हम 6 महीने के बच्चे होते हैं तब से हमारे परमानेंट जो सॉरी मिल्क टीथ हैं वो ग्रो होना शुरू कर देते हैं, और जब हम 8 ईयर्स के हो जाते हैं तब वो कम्प्लीटली ग्रो हो जाते हैं और फिर गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। और उसके बाद जब वो सब गिर जाते हैं तो उसके बाद धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे गिर जाते हैं, मतलब जब एक गिरता है तो फिर धीरे-धीरे उसके पीछे से परमानेंट टीथ ग्रो होना शुरू हो जाता है, जो हमारे लाइफ लॉन्ग रहते हैं। और एक और बात, अगर ये वाले जो परमानेंट टीथ हैं, अगर ये टूट जाएँ तो कभी वापस नहीं आते हैं। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, ये क्या कहते हैं, इनमें प्रीमोलार्स और मोलार्स नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, इसमें हमारे पास प्री मोलार्स और मोलार्स भी होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हमारा आता है ईसोफेगस। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे कि ईसोफेगस में फूड है और वो स्टमक की तरफ जा रहा है। बेसिकली जो ईसोफेगस है, पूछोगे क्या है? ईसोफेगस बेसिकली जो है वो कनेक्टर है माउथ और स्टमक के बीच में। वो जाता है हमारे गले से चेस्ट तक का, वो रूट है, मान लो टनल है। अब एक और प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि हमने कभी-कभी खाना अच्छे से चबाया नहीं होता। अब वो खाना उसके अंदर से जाए तो हमें ये दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं खाना उसमें से अटक ना जाए, तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए क्या है कि जो हमारे ईसोफेगस में मसल्स हैं, वो मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, और जिससे जो फूड है वो आसानी से स्मूथ वे में क्या कहते हैं, माउथ से स्टमक तक आ जाता है। और ये जो वेवी मूवमेंट होती है फूड की ईसोफेगस के थ्रू, उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। आगे, दिस च्यूड फूड इज नोन एज बुल्स। अब जो ये खाया हुआ खाना है, जो हम च्यू किया है, जो हमने अभी चबाया है, और ये जो ईसोफेगस से के थ्रू होकर स्टमक पे जाएगा, दैट इज नोन एज बोलस। आगे, जो ईसोफेगस है, आप सोच रहे होंगे कि डाइजेशन में हेल्प करता है, बट दैट्स नॉट द केस। ईसोफेगस जस्ट एक्ट्स एज अ टनल बिटवीन द माउथ एंड द स्टमक, नथिंग एल्स। वो बस एक रास्ता है फूड को स्टमक तक पहुंचने का। वहाँ पे कोई एंजाइम या फिर कोई भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं होता कि फूड में कोई आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो। नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो होती है वो सीधा स्टमक में ही होते हैं। आगे बढ़ते हुए, नाउ वी हैव द स्टमक। स्टमक में हमारा फूड जो होता है वो स्टोर होता है, और वहीं पर हमारा फूड डाइजेस्ट भी होता है। किससे, कैसे?
वो डाइजेस्ट होता है गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होता है, और मस्कुलर चर्निंग से। अब हम जानते हैं ये गैस्ट्रिक जूसेस में कौन कौन से जूसेस, कौन कौन से एसिड शामिल हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है कि हमारा जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें हो सकता है बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स हों, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हो जो हमारी बॉडी को हार्म कर सके। तो इसका काम क्या होता है कि इन्हीं हार्मफुल माइक्रोब्स को ये मारता है और फेवरेबल कंडीशंस पेप्सिन एंजाइम के लिए प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम में पार्शियल ब्रेकडाउन फूड का पार्शियली फूड प्रोसेस हो जाता है। अगला म्यूकस। आप सोच रहे होंगे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन है इतना डेंजरस है, इससे तो हमारे बॉडी में जो स्टमक है उसको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन इसीलिए हमारा म्यूकस जो होता है ये ये एक तरह का केमिकल है जो हमारे स्टमक में इनर लाइनिंग के रूप में क्या कहते हैं प्रेजेंट होता है, जहाँ जो हमारे स्टमक को इन एसिड से डैमेज पहुंचने में क्या कहते हैं बचाता है। क्योंकि ये जो एसिड्स हैं, आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, और इन्हीं से बचने के लिए म्यूकस एक इनर लाइनिंग की तरह परफॉर्म करता है जो हमारे स्टमक को इन सब से बचाता है। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारे पास कह सकते हैं 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। एक तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिवर, गॉल ब्लेडर इसे लिवर के एकदम नीचे, और यहाँ पर है जो गोल्डन कलर का आपको दिख रहा होगा, दिस इज पैनक्रियास। और साथ साथ जो सलाइवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो भी एक तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट लिवर। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है जो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। तो गॉल ब्लेडर का काम बस यही है कि जो लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो लिवर प्रोड्यूस करता है, उसको ये स्टोर करें। और जब भी बॉडी को यूसेज पड़ती है, जब भी बॉडी को रिक्वायर होता है बाइल जूस, तो गॉल ब्लेडर उतना ही रिलीज करता है जितना चाहिए। और एक और टर्म है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मीनिंग होता है कि लार्ज जो फैट के पार्टिकल्स हैं उसको स्मॉल फैट पार्टिकल्स में जो कन्वर्जन होता है उसे हम इमल्सिफिकेशन क्या कहते हैं, उसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब आप कहोगे कि बाइल जूस, लिवर और इमल्सिफिकेशन का क्या रिलेशन है? बाइल जूस से ही ये जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है, क्योंकि बाइल जूस ही क्या कहते हैं लार्ज फैट पार्टिकल्स को स्मॉल फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में सक्षम रहता है। नेक्स्ट कम्स पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस, एक तरह का, जैसे हमने एंजाइम्स पढ़े, जैसे लिवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, वैसे पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हम अभी पढ़ते हैं। वो एंजाइम्स हैं एमिलाइज, पैनक्रियाटिक एमिलाइज, और लाइपेज और ट्रेप्सिन। आगे आगे है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। अब फूड जो है वो प्रोसेस हो गया। अब हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, एंजाइम्स कौन से होते हैं, जैसे लिवर क्या क्या प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास क्या क्या प्रोड्यूस करती है, गॉल ब्लैडर का क्या काम है। तो अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें से पहला है डियोडेनम। डियोडेनम में क्या होता है कि जो हमने खाना खा लिया वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डियोडेनम, यहाँ पर जो बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड ने सिक्रीट किया है, वो सब यहाँ पर जो फूड है, बोलस है, उसके साथ मिक्स हो जाता है, और यहीं से जो खाना विद द सिक्रीटेड डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। जैसे कि ये जो आपका एंट्री गेट है, एंट्री गेट एग्जिट गेट होता है ना, उसी तरीके से ये एंट्री गेट है। नेक्स्ट आता है जियोजेनम। जियोजेनम में क्या होता है कि ये जो है मिडल पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसमें विलाय है, और यहीं पर हमारा अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का काम होता है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा इलियम। इलियम में क्या होता है, इलियम जो है हमारा लास्ट पार्ट है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है जियोजेनम
और लास्ट में ये आपका इलियम है। तो इलियम लास्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहीं पर यहाँ पर भी विलाय के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा ऑब्जॉर्ब कैसे होता है। भाई बाकी ऑर्गन्स को ये ड्यूटी क्यों नहीं दी गई? यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहीं पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है? तो जो विलाय है हमारे इंटेस्टाइन में, अब पूछोगे कि विलाय क्या है, तो हमारे इंटेस्टाइन में ना कुछ उंगली जैसे स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे वहां पर अमाउंट ऑफ जो ऑब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और क्या है कि यहाँ पर डाइजेशन जो है, जो मतलब फूड आपका ऑब्जॉर्ब हो गया, तो जो विलाय है उसके अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो अब यहाँ पे देख रहे होंगे रेड ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ऑब्जॉर्ब्ड फूड है, यहीं पर वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और यही फूड ब्लड वेसल्स में पहुंचता है और उसके बाद पूरी बॉडी में पहुंचता है। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड आप बताओ, अब आपने अपने न्यूट्रिशन डिराइव हो गया, हमारा फूड ब्लड में चला गया, फिर न्यूट्रिशन भी डिराइव हो गया। अब ऐसा भी फूड का पार्टिकल्स हैं जो अब डाइजेस्ट नहीं हो सकते, हो गए डाइजेस्ट, अब वो अनवांटेड है, अब हमें उनसे छुटकारा पाना है, अब उनका कोई यूज नहीं है बॉडी में। तो ऐसा कोई फूड जो अनडाइजेस्टेड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। तो ये आप देख रहे हैं, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हाट वी नो एज लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग है। और आप पूछेंगे कि इस लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? इसका जो काम है वो बेसिकली है कि जो अब खाना है उससे भी अब्जॉर्ब करना है। इसको हम खाना नहीं बोलेंगे, अब्जॉर्ब मतलब अनवांटेड सब्सटेंस बोलेंगे। तो इस अनवांटेड सब्सटेंस से अब इसको अब्जॉर्ब करना है एक्सेस वाटर और सॉल्ट, क्योंकि जो हमें चाहिए था, जो वाटर जितना सॉल्ट हमें चाहिए था, वो अब बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब हो चुका है और उससे हमारा न्यूट्रिशन भी डिराइव हो गया है। अब यहाँ पर जो एक्सेस है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके अलावा जो रूखा सूखा अनवांटेड सब्सटेंस है वो इसके अंदर फिर अब्जॉर्ब होने के लिए चला जाता है। और जो क्या कहते हैं, ये जो वाटर और सॉल्ट आप पूछेंगे इसका ये क्या करता होगा, ये जो है इसको यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारी बॉडी में, और ये यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सॉरी फूड नहीं बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड जो क्या कहते हैं सब्सटेंस है, ये रेक्टम से पास होते होते एनस से निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के से निकलकर रेक्टम से हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हम इंसानों में कैसे डाइजेशन होता है, कैसे हम खाना खाते हैं, वो सिमिलर सब्सटेंसेस में जाता है, अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और फिर एक्सक्रीशन फाइनली हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। अब आप सोचेंगे कि ये रूमिनेंट्स क्या होता है, कि ये है क्या? तो रूमिनेंट्स जो है बेसिकली ये ऐसे एनिमल्स, ऐसे जो जानवर हैं जो अपना जो खाना है पहले तो घटक लेते हैं, उसके बाद बाद में उसे च्यू करते हैं, बाद में उसे चबाते हैं, वो रूमिनेंट्स होते हैं। बेसिक अगर आसान भाषा में बोलें तो ऐसे एनिमल्स जो घास खाएं और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो इसका एग्जांपल्स जैसे कि काऊ हम देखते हैं घास खाती है, और ये डियर की पिक्चर भी देख रहे हैं, ये भी घास खाता है। तो अब हम इसके अंदर की न्यूट्रिशन देखते हैं। यहाँ पर इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पार्ट्स थे, ईसोफेगस था, माउथ था। अब यहाँ पर इनका पहला पार्ट होता है र्यूमेन। र्यूमेन बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो इनकी फूड पाइप जो है, जो हमारा ईसोफेगस है वैसे इनका भी ईसोफेगस है। तो और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा फूड, जो इनका फूड पाइप है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, और इनके बीच में है। और ये जो है र्यूमेन जो है, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इनके पूरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, डाइजेस्टिव पार्ट है।
नेक्स्ट कम्स कि एट फर्स्ट ये जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे जो जानवर होते हैं, ये पहले खाना को उतना खाता नहीं है। जैसे कि ग्रास ले लो, हल्का सा चबाएंगे, उसके बाद घटक लेंगे, और उसके बाद जो जो डाइजेस्ट हो जाता है फूड, जो हल्का सा डाइजेस्ट होता है, पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है रुमेन में, वो फिर क्या कहते हैं, जो हल्का सा चबाया हुआ है वो फिर जाके रुमेन में स्टोर होता है। आगे बढ़ते हुए अब है कड। कड क्या है? कड है जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, जो ह्यूमन में होता है, उसे हम कड कहते हैं। और ह्यूमन रुमिनेशन अब क्या होता है? रुमिनेशन होता है कि जो कड था, ये जो है वो माउथ में फिर वापस जाता है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है जो कड है, फिर वो वापस जाता है माउथ में, और फिर ये जो एनिमल्स होते हैं फिर उसको च्यू करते हैं, फिर उसको अच्छे से चबाते हैं। आप देखते होगे, अगर आप अभी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि ये खाना खाते हैं, उसके बाद आप देखते रहोगे कि ये लोग दिन भर ही चबाते रहते हैं। ऐसे एनिमल्स दिन भर चबाते रहते हैं, जैसे गाय को देखोगे दिन भर चबाती रहती है। तो यही जो कड है वो फिर वापस आता है, और फिर ये उनको अच्छे से क्या कहते हैं, इसको च्यू करता है, चबाता है। नेक्स्ट, ये जो ऐसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ये लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। अब पूछेंगे कि ये सेल्यूलोज होता क्या है? सेल्यूलोज इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे हम हैं, हम भी सेल्यूलोज जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और ये जो एनिमल्स हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है, जो इनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है इनके लिए भी कि ये पूरे तरीके से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो इसलिए इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया मौजूद रहता है। अब हम पढ़ेंगे अमीबा। आप पूछेंगे अमीबा क्या होता है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना होता है, जिसे हमने पढ़ा है बहुत पहले ही पढ़ा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक सेल हो। तो ये वैसा एक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि ऑर्गेनिज्म में क्या है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी शेप को बदल सकता है, और अपनी पोजीशन और शेप को अपने आप से बदल सकता है। जैसे हम लोग हैं, हमारा शेप एक ही है कि पहले सर रहेगा, उसके बाद गला रहेगा, फिर शोल्डर रहेगा, फिर हमारा लेग्स रहेगा, कमर रहेगा, ये सब रहेगा। तो ये हमारा फिक्स्ड है, इसका फिक्स नहीं है, ये जब चाहे तब अपनी शेप बदल सकता है। अब आगे देखते हैं। और इसके पास ना एक फॉल्स टीथ होता है। हमारे पास टीथ है, इसके पास नकली टीथ होता है, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिससे वो फूड जो है वो अपनी सराउंडिंग से लेता है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हमने पढ़ा कि हमारे अंदर कैसे होता है डाइजेशन, रूमिनेंट्स यानी इन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है डाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे इस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में कैसे डाइजेशन प्लेस होता है। तो कि हमने जो पढ़े थे 5 लेवल्स ऑफ डाइजेशन, वो पढ़ते हैं। अब इसमें इंजेक्शन कैसे होता है? इसमें होता है कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें भी जैसे हमारे अंदर विलाय था, इसके अंदर एक अलग होता है स्यूडोपोडिया, जो मैंने आपको बताया था वो फॉल्स फीट होता है वही। तो जो अमीबा होता है वो अपनी सराउंडिंग में पहले तो फूड आता है, तो उसको क्या करता है ना, ये स्यूडोपोडिया को उसके अराउंड एनसर्कल कर लेता है, और फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। ठीक है। और नेक्स्ट है डाइजेशन। अब जो फूड अंदर आ गया, अब वो फूड जो है उसके अंदर जो हमारे अमीबा होता है, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, एक जेली लाइक लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म। उसके अंदर जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो सीक्रेट होता है लिवर से, पैनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से। इसमें साइटोप्लाज्म से वो सब क्या कहते हैं, रिलीज होता है, और फूड वैक्यूल में रिलीज होता है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड वैक्यूल में रिलीज होता है। नेक्स्ट कम्स अब्जॉर्प्शन। इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब अब्जॉर्प्शन कैसे होता है? अब इसमें जो फूड जो सिंपलर सब्सटेंसेस में जो कन्वर्ट हो गया, वो अब साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और यही अब्जॉर्प्शन होता है।
उसके बाद जो साइटोप्लाज्म में जो फूड आ जाता है, जैसे हमारे ब्लड में जाता था फूड फॉर डिराइविंग न्यूट्रिशन, इसमें साइटोप्लाज्म में फूड जाता है फॉर द डिराइवेशन ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर 4 मेन चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन का इस्तेमाल होता है: एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ अमीबा ऑफ द बॉडी, एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब एक अमीबा से दूसरा अमीबा, एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इजेशन। अब जैसे हमारी बॉडी में अनवांटेड वेस्ट होता है तो हमें जब उससे छुटकारा पाना होता है तो हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। इसमें भी वही होता है कि जो अनवांटेड वेस्ट होता है उसे ये भी एक्सक्रीट कर देता है। और इसको अभी हम अच्छे से पढ़ते हैं कि अब इसको देखिए, यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं कि फूड जो है इसको सीडोपोडिया में एनसर्कल कर लिया, ये फूड सराउंडिंग में घूम रहा है। यहाँ पर सीडोपोडिया उसको एनसर्कल कर लेता है, क्योंकि बताया था मैंने आपको शेप चेंज होती रहती है। फूड अंदर चला गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जब फूड अंदर गया तो फिर अब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका, जो साइटोप्लाज्म में है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेज रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब अब्जॉर्प्शन से एसिमिलेशन हो रहा है तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसके साथ साथ फूड के पार्टिकल्स भी जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब न्यूट्रिशन डिराइव हो गया उसके बाद जो अनवांटेड सब्सटेंस था उसका इजेक्शन भी हो गया। तो अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने इतना टाइम दिया, आपने समझा, और मेरे को ये मैं जानती हूँ कि आपने जब इतनी देर तक देखा है तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। और मैं जानती हूँ कि आपके आसपास ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको इस वीडियो से कोई हेल्प मिले, तो उनको शेयर कीजिएगा। और साथ साथ हमारा उत्साह बनाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।